वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी के बारे में और हमने अब तक के लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिनरल क्या होते हैं और किसे कहते हैं और मिनरल में क्या डिफरेंस है, कैसे हम किसी और से कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने पांचों स्टेप के बारे में बात की थी, जिसमें से पहला था माइनिंग, कि हम पहले माइन करेंगे, खदान से खोद के निकालेंगे जो भी और है, फिर उसकी कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। उसके बाद हमने कन्वर्जन टू ऑक्साइड किया था। कन्वर्जन टू ऑक्साइड का मतलब यही नहीं है कि आपको सिर्फ ऑक्साइड बनाना जरूरी है। मेन मोटो ये रहता है कि आप उसको ऐसी फॉर्म में लेके जाओ जिससे उसको इजीली रिड्यूस किया जा सके। और ऑक्साइड जो होते हैं जनरली, उनको कार्बन की मदद से इजीली रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए हम उनके ऑक्साइड बनाते हैं। हालांकि हर एक मेटल के लिए ये सच नहीं है कि आप उसका ऑक्साइड ही बनाओगे। कुछ एक मेटल ऐसी भी हैं, कुछ एक और ऐसी हैं जिनके हमें ऑक्साइड नहीं मिलते हैं और ना ही उनके ऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं। हम डायरेक्ट हैलाइड से भी उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और कन्वर्जन टू ऑक्साइड के बाद हमने जो जनरल मेथड देखा था वो क्या था कि रिडक्शन करना है। और रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, जो भी हमें मेटल की ओर है उसकी रिड्यूस फॉर्म यानी प्योर मेटल मिलेगी। लेकिन जो मेटल मिली है वो 100% प्योर नहीं है, तो इसको प्योरीफाई करते हैं। लास्ट स्टेप क्या था, रिफाइनिंग का था। लास्ट स्टेप क्या था, रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग के लिए भी हमने कल दो प्रोसेस किए थे, जिनमें से पहला था जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, और सेकंड था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसके अलावा भी और कई सारे प्रोसेस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। जो हमें रिड्यूस्ड मेटल मिली है उस मेटल को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर क्या होगा कि हमने जो रिफाइन करना है पहले उस मेटल को वेपर फेज में लाया जाए। सपोज हमारे पास निकल मेटल है और निकल क्या है हमारे पास, इम्प्योर है, प्योर नहीं है। इसको अगर प्योरीफाई करना है तो हम वेपर फेज रिफाइनिंग कर सकते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग जो है उसमें कई सारे मेथड आते हैं, जिनमें से एक है मोन्ड्स प्रोसेस। मोन्ड्स प्रोसेस, मोन्ड्स प्रोसेस एक्चुअली निकल के लिए ही किया जाता है, यानी निकल का जो वेपर फेज रिफाइनिंग है वो है मोन्ड्स प्रोसेस। क्या करेंगे, इंप्योर निकल, जिसमें निकल के अलावा और भी मेटल या फिर थोड़ी बहुत इंप्योरिटी है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी रिएक्शन होती है अप्रोक्सीमेट 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और यह बना लेता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। निकल टेट्रा कार्बोनाइल यानी NiCO4। आपको पता है, आपने इसके बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनेगा। और ये जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड है ये वेपर फेज में बनता है, यानी ये क्या है, गैस है। यहां निकल इंप्योर था, सॉलिड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके बैलेंस कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, ये गैसेस फेज में आ जाता है। बाकी मेटल होंगी वो इससे रिएक्शन नहीं करेंगी इतने टेम्परेचर के ऊपर। बाकी इंप्योरिटी जो है वो सॉलिड पड़ी रहेंगी और हमारा निकल जो है वो गैसेस फॉर्म में आ गया। फर्दर हम इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस तक और ये क्या करेगा, वापस से डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बनाएगा, निकल सॉलिड मेटल बनाएगा। ठीक है, यानी कि हम इंप्योर निकल से प्योर निकल ऑब्टेन करेंगे। क्या करके, उसको वेपर फेज में ले जाके। इंप्योरिटी सॉलिड यहीं बच गई, गैस को आगे ले गई, वहां पे इसको फर्दर 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। तो वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 मोल्ड प्रोसेस में भी वो लागू होगी और भी आगे प्रोसेस हम देखेंगे। यानी कि पहला क्या है कि वो जो मेटल है वो किसी सुटेबल रीजेंट के साथ रिएक्शन करके इजीली वेपराइजेबल फॉर्म में पहुंच जाए। 70 डिग्री सेल्सियस में निकल का टेट्रा कार्बोनिल बन रहा है, यानी हम इजीली इतना टेम्परेचर भी अटेन कर सकते हैं और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एक रीजेंट भी अवेलेबल है, तो हम निकल का टेट्रा कार्बोनिल बनाएं। पहला क्या है कि इसका क्या बन जाए, गैस में बन जाए, यानी वेपर बन जाए।
किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन करके। सेकंड थिंग क्या चाहिए कि जो हमारा जो कंपाउंड बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स बने लेकिन इतना स्टेबल ना हो कि आप कितना ही हीट कर लो ये डिकम्पोज ही ना हो, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा स्टेबल हुआ तो हमारी जो मेटल थी हमने उसका कंपाउंड तो बना लिया, प्योर मेटल ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, उससे गैसियस फॉर्म वाला कंपाउंड भी बनना चाहिए और वो कंपाउंड डिसोसिएट भी इजीली हो जाना चाहिए। ठीक है ना, वो डिसोसिएट भी हो जाना चाहिए जिससे हम मेटल ऑब्टेन कर सकें। निकल के केस में हम इसे बोलते हैं मोन्स प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है वैन आर्केल डी बोर प्रोसेस। वैन आर्कल डी बोर प्रोसेस क्या है, वो भी एक वेपर फेज रिफाइनिंग है, लेकिन इसमें जो रिफाइनिंग होगी ये निकल की ना होके बाकी कंपाउंड की होगी। किसकी? एक तो जिरकोनियम और एक टाइटेनियम। जिरकोनियम और टाइटेनियम को हम वैन आर्कल डी बोर प्रोसेस से प्योरीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जिरकोनियम जो कि इंप्योर होगा, सीधी सी बात है, हम प्योरीफाई कर रहे हैं, इंप्योर जिरकोनियम या फिर इंप्योर टाइटेनियम लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ जो ये रिएक्शन होगी ये होगी 150 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। इनके साथ रिएक्शन करके, यानी कि जिरकोनियम या फिर टाइटेनियम इनमें से कोई भी एक है, तो आयोडीन से रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, टेट्रा आयोडाइड बनाते हैं, TiI4 या फिर ZrI4, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड या फिर टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। और ये फर्दर 1200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट कर दें, इनको हीट कर दें, तो वापस से ये क्या बनाएंगे, जिरकोनियम और टाइटेनियम ही बनाएंगे। मैंने इसके लिए कोमा यूज किया है, यानी कि जिरकोनियम भी ऐसे ही रिएक्शन देता है, टाइटेनियम भी ऐसे ही रिएक्शन देता है। यानी जिरकोनियम और टाइटेनियम को हम क्या करेंगे, पहले आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो ये आयोडाइड बनाएगा, जो क्या है वेपर फेज में। ये क्या आएंगे, वेपर फेज में। और इन वेपर्स को हम अलग कर लेंगे, जो सॉलिड बच गया वो इंप्योरिटी है उसको वही रखेंगे और उसको फर्दर हीट करेंगे तो ये मेटल यहां हमें मिल जाएगी और आयोडीन हमारी यहां से लिबरेट हो जाएगी। उस आयोडीन को हम फिर से क्या करेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे, फिर से यूज कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वैन आर्कल डी बोर प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रोल प्रोसेस। क्रोल प्रोसेस, क्रोल प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा मिनरल यानी ऐसी ओर है जिसका ऑक्साइड बनाना सुटेबल नहीं है। देखो हम ऑक्साइड किसका बनाते हैं, सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, उनका हम क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग करके। लेकिन अगर किसी का हैलाइड प्रेजेंट है और उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इजी नहीं है, तो हम उससे डायरेक्ट भी मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ऑक्साइड बनाना ही जरूरी नहीं है, हमारे पास जो कंसंट्रेटेड ओर है उससे हम बिना ऑक्साइड बनाए भी रिडक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए हमें फिर सुटेबल रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। लाइक क्रोल प्रोसेस में क्या करते हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको हीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम तो यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और टाइटेनियम हमें मेटल मिल जाती है। तो क्रोल प्रोसेस कहां यूज होता है, जहां हम मेटल का ऑक्साइड ना बना सकें, उसको इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में यहां कन्वर्ट ना कर सकें कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से, तो उन केसेस में हम डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और वो प्रोसेस क्या है, क्रोल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो है पार्टिंग प्रोसेस। पार्टिंग प्रोसेस, पार्टिंग प्रोसेस गोल्ड के लिए यूज किया जाता है, गोल्ड यानी कि Au ऑरिक। अब क्या करते हैं, देखो गोल्ड की जो ओर होती है उसके अंदर गोल्ड के साथ साथ सिल्वर, समटाइम कॉपर भी प्रेजेंट रहता है। जब आप इसको प्योरीफाई करोगे गोल्ड को,
तो उसके अंदर थोड़ा बहुत सिल्वर का कंटेंट या कॉपर का कंटेंट हो सकता है। उस थोड़े बहुत कंटेंट को भी अगर रिमूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, पार्टिंग प्रोसेस का सहारा लेंगे, क्योंकि हमें पता है गोल्ड जो है वो ना तो H2SO4 से रिएक्शन करता, ना ही HNO3 से रिएक्शन करता, ना नाइट्रिक एसिड से ना सल्फ्यूरिक एसिड से। जब हम इम्प्योर गोल्ड हमारे पास है, उसमें थोड़ा सा सिल्वर या फिर थोड़ा सा कॉपर अगर है, यानी इम्प्योर गोल्ड है, उसको अगर हम HNO3 से ट्रीट करवाते हैं, HNO3 से ट्रीट करवाते हैं, क्या करेंगे, हीट करेंगे HNO3 या फिर H2SO4। तो अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, लेकिन गोल्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होनी। अगर सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 बन जाएगा, यानी कि कॉपर और सिल्वर वो तो रिएक्शन करते हैं इन एसिड्स के साथ। जब इनके साथ इम्प्योर गोल्ड को आप बॉईल करोगे तो इनमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन गोल्ड तो एज इट इज रहेगा। जो यहां कंपाउंड बने हैं हम उनको एक्सेस वाटर से वॉश कर लेंगे तो ये चीजें वॉश हो जाएंगी, अकेला हमारा प्योर गोल्ड बच जाएगा। तो इस तरीके से आप प्योर गोल्ड ऑब्टेन कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट मेटलर्जी।